नमस्कार दोस्तों। तो कल से हमने शुरू किया है विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो विजयनगर साम्राज्य जो था वो हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने बनाया था। तो हरिहर और बुक्का कौन थे? तो यह सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक के सेना में काम करते थे, जिन्हें मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो जबरदस्ती अपनी सेना में भर्ती कराया था और इस्लाम धर्म अपनाने को भी कहा था। लेकिन जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कमजोर हुआ तो तब हरिहर और बुक्का ने मौका पाते हुए दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। और विजयनगर साम्राज्य के साथ ही एक और साम्राज्य स्टार्ट हुआ, बहमनी साम्राज्य, जिसकी वीडियो हम अगली बार बनाएंगे, यानी कि अगली वीडियो हमारी बहमनी साम्राज्य की रहेगी। तो बहमनी साम्राज्य एक मुस्लिम साम्राज्य था, वहीं विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य था। और जो विजयनगर साम्राज्य था वो तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा था। वहीं इसके अलावा बहमनी साम्राज्य कृष्णा नदी के किनारे था, जिस कारण इन दोनों नदियों के मध्य एक दोआब स्थित था, जिसके लिए यह दोनों साम्राज्य आपस में लड़ा करते थे। क्योंकि जो दोआब की जमीन होती है वो बहुत उपजाऊ होती है और कृषि के लिए बहुत ही कुशल होती है, वहां पर कृषि अच्छी होती है, जिस कारण राजाओं को वहां से कर भी अच्छा मिलता है। तो जिस कारण इन दोनों के बीच दोआब को लेकर लड़ाइयां होती रही हैं, जैसा कि हम जानते हैं। तो आज की वीडियो में हम विजयनगर के साम्राज्य के दूसरे वंश यानी कि सुलू वंश, तुलु वंश और अरबिंदो वंश के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने उसका जो पहला वंश यानी कि संगम वंश के बारे में पढ़ लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब फिर से देख लेते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन से वंश आए और इसकी स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। तो इसकी स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने तुंगभद्रा नदी के किनारे की थी। वहीं इसका शासनकाल 1336 से 1650 तक 314 वर्षों का रहा था। इसके अलावा इसमें संगम वंश आता है, जो कि हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने 1336 में स्टार्ट किया था, जो कि 1485 तक रहता है। उसके बाद सुलू वंश आता है, जो कि नरसिंह द्वारा इसे स्थापित किया गया था, जो कि 1485 से 1505 तक रहता है। उसके बाद आता है तुलु वंश। तो तुलु वंश का संस्थापक था वीर नरसिंह। तो इसने 1505 से 1570 तक शासन किया तुलु वंश ने। और उसके बाद अरबिंदु वंश आता है, जो कि तिरुमल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1570 में। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने संगम वंश के बारे में पढ़ा था और आज की वीडियो में हम इन तीनों वंश के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा जानेंगे विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था के बारे में। तो चलिए पहले पढ़ते हैं सुलु वंश के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे तुलु वंश के बारे में और एंड में पढ़ेंगे अरविंदु वंश के बारे में। तो सुलु राजवंश की बात करें तो इसकी स्थापना नरसिंह सुलु द्वारा 1485 ईस्वी में की गई थी। वहीं इसका शासनकाल, नरसिंह सालू का शासनकाल 1491 तक रहता है। वहीं इसके बाद इसके दो पुत्र होते हैं, तिम्मा और इम्बाडी नरसिंह। जो कि तिम्मा होता है वो नरसिंह सुलू के बाद शासक बनता है 1491 ईस्वी में, परंतु जो इसका भाई होता है इम्बाडी नरसिंह वह इसे मारकर शासक बन जाता है 1491 ईस्वी में और इसका शासनकाल 1505 तक का रहता है। तो सुलू वंश पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस प्रकार बनते हैं कि नरसिंह सुलू के दो पुत्र थे, तिम्बा और इम्बाडी नरसिंह। तो नरसिंह के पश्चात 1491 में तिम्बा शासक बनता है। वहीं तिम्बा की हत्या करने के पश्चात इम्बाडी नरसिंह यानी कि नरसिंह राज द्वितीय भी जिसे कहा जाता है, तो 1491 में वो शासक बनता है और 1505 तक का इसका शासन रहता है। वहीं 1505 में नरसा नायक का पुत्र वीर नरसिंह इसे मारकर, ठीक है दोस्तों, इम्बाडी नरसिंह को मारकर तुलु वंश की स्थापना करता है। तो इसके बारे में इतना ही पूछा जाता है कि सुलु वंश की स्थापना किसने की थी? तो नरसिंह सुलू ने की थी। उसके दो पुत्र थे, तिम्बा और इम्बाडी नरसिंह। और तिम्बा की हत्या करने के बाद 1491 ईस्वी में इम्बाडी नरसिंह यानी कि नरसिंह राय द्वितीय जिसे भी कहा जाता है, तो वो शासन में बैठता है और ये 1491 से 1505 तक शासन करता है। वहीं 1505 में नरसा नायक का पुत्र वीर नरसिंह इम्बाडी नरसिंह की हत्या कर तुलु वंश की स्थापना करता है। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं तुलु वंश के बारे में। तुलु वंश के बारे में जाने तो तुलु साम्राज्य जो था वो वीर नरसिंह द्वारा स्टेब्लिश्ड किया गया था। वहीं इसका शासनकाल 1505 से 1509 तक का रहता है। वहीं इसके बाद कृष्णदेव राय शासन में आते हैं, जो कि बहुत प्रतापी थे और विजयनगर साम्राज्य और भारत के ही विजयनगर साम्राज्य और विजयनगर की नहीं बल्कि भारत के भी सबसे प्रतापी राजा इन्हें कहा जाता है। तो कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से 1529 तक रहता है। उसके बाद अच्युत देव शासक बनता है, जो कि 1529 से 1542 तक शासन करता है और एंड में सदाशिव राय शासक बनता है, जो कि एक
निष्क्रिय शासक था। ठीक है दोस्तों, निकम्मा शासक था जो कि 1542 से 1570 तक शासन करता है। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे वीर नरसिंह के बारे में, फिर जानेंगे कृष्णदेव राय जी के बारे में, फिर अच्युतदेव और एंड में जानेंगे सदाशिव राय के बारे में। वीर नरसिंह की बात करें तो यह सुलू वंश के अंतिम शासक कौन थे? इम्बाडी नरसिंह की हत्या कर वीर नरसिंह 1505 में तुलु वंश की स्थापना करता है। वहीं इसके कार्यकाल के दौरान अनेक आंतरिक विद्रोह और आक्रमण होते हैं और एंड में 1509 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके जो शासन में इसके अंदर के ही लोग थे, उन्होंने इसके खिलाफ विद्रोह किया था, आक्रमण किए थे, तो जिस कारण इसका कार्यकाल आक्रमणों से जूझता रहा। वहीं 1509 में इसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं 1505 में और तुलु वंश की स्थापना करता है इम्बाडी नरसिंह, जो कि सुलु वंश का अंतिम शासक था, उसे मारकर। ठीक है, वीर नरसिंह के बाद कृष्णदेव राय अगले विजयनगर के शासक बनते हैं। तो इनका राज्य अभिषेक जो होता है वो होता है 8 अगस्त 1509 में। वहीं इनका शासनकाल 1509 से 1529 तक रहता है। वहीं इनकी उपाधियों की बात करें तो इन्हें आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह भी कहा जाता है। और एक कथन था बाबर का, तो बाबर के कथन अनुसार बाबर द्वारा अपनी आत्मकथा यानी कि बाबरनामा में बताया गया है कि कृष्णदेव राय भारत के सबसे शक्तिशाली शासक थे। ठीक है दोस्तों, तो जो बाबर था उसके द्वारा कहा गया था कि जो कृष्णदेव राय थे वो भारत विजयनगर के ही नहीं बल्कि भारत के भी सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे, क्योंकि इनके द्वारा अनेक पराक्रम और अनेक निर्माण कार्य किए गए थे। तो अब जान लेते हैं कृष्णदेव राय के सैन्य अभियान, क्योंकि कृष्णदेव राय भारत के सबसे प्रतापी राजाओं में से एक माने जाते हैं। तो जिस कारण के सैन्य अभियान भी बहुत ज्यादा होंगे और उनके इंपोर्टेंट भी होंगे, तो जिस कारण अब जान लेते हैं कृष्णदेव राय के सैन्य अभियानों के बारे में। तो कृष्णदेव राय द्वारा सन 1509 और 10 ईस्वी में बीदर के सुल्तान मोहम्मद शाह को अदोनी के समीप हराया था। इसके बाद 1512 ईस्वी में इनके द्वारा बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल खां को हराकर रायचूर और गुलबर्गा किलों को भी अपने अधिकार में ले लिया। और 1513 से 1518 ईस्वी के बीच इनके द्वारा उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप रुद्रदेव को 4 बार लगातार पराजित किया गया, जिसके बाद पराजय से निराश होकर रुद्रदेव और कृष्णदेव के मध्य संधि हो जाती है और रुद्रदेव इस संधि के बाद अपनी पुत्री का विवाह भी कृष्णदेव से कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनके सैन्य अभियानों के बारे में जाना। 1509 और 10 में इनने बीदर के सुल्तान मोहम्मद शाह को अदोनी के समीप हराया और उसके बाद यूसुफ आदिल खां को हराया, बीजापुर का शासक था, रायचूर और गुलबर्गा किलों पर अपना अधिकार किया और 1513 से 18 तक उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप रुद्रदेव को लगातार 4 बार हराया, जिसके कारण उनके बीच संधि हुई इसके बाद। और अंत में रुद्रदेव ने अपनी पुत्री का विवाह भी कृष्णदेव राय से कर दिया था। तो अब बात कर लेते हैं कृष्णदेव राय के कार्यकाल की प्रमुख रचनाओं की। तो कृष्णदेव राय के कार्यकाल को साहित्य का स्वर्णिम युग कहा जाता है, खासतौर पर तेलुगु साहित्य का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। तो कृष्णदेव राय ने खुद के द्वारा संस्कृत में जामवती और तेलुगु में अलुत्कमयात की रचना की थी। ठीक है दोस्तों, तो यह 2 साहित्य थे जिसके जो कि कृष्णदेव राय ने रचा था। तो संस्कृत में जामवती, वहीं तेलुगु में अलुत्कमयात। ठीक है दोस्तों, यह 2 इसके साहित्य की रचना की थी। वहीं कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि भी थे, जिनका नाम अष्टदिग्गज भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जिन्हें अष्टदिग्गज नाम से भी संबोधित किया जाता है, जिनमें प्रमुख कवियों का नाम तेलानी रामा और अलसानी पेंदन था। ठीक है दोस्तों, तो पेपरों में पूछा जाता है कि कृष्णदेव राय के दरबार में कितने कवि थे, तो 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे, जिन्हें अष्टदिग्गज नाम से भी संबोधित किया जाता है और जिनमें जो मुख्य थे वो तेनालीराम और अलसानी पेंदन थे। ठीक है दोस्तों, बात करें अलसानी पेंदन की, तो अलसानी पेंदन को तेलुगु कविता का पितामह भी कहा जाता है। वहीं इनके द्वारा मनु चरित्र तथा हरिकथा सार की रचना की गई थी और तेनाली रामकृष्ण द्वारा पांडुरंग महात्म्यम की रचना की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो अगर पेपर में पूछा जाता है कि तेनाली रामकृष्ण किसके दरबारी कवि थे, तो यह कौन थे? कृष्णदेव राय के दरबारी कवि थे। वहीं इनके द्वारा पांडुरंग महात्म्यम की रचना की गई थी। वहीं इसके अलावा अलसानी पेंदन द्वारा क्या रचा गया था, तो मनु चरित्र और हरिकथा सार रचा गया था और इन्हें तेलुगु कविता का पितामह भी कहा जाता है।
अलावा दो और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं जो कि इस प्रकार है कि कृष्णदेव राय के कार्यकाल में ही पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस बारबोसा विजयनगर आया था और कृष्णदेव राय के शासनकाल को ही तेलुगु साहित्य का स्वर्णिम युग यानी कि क्लासिक युग भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस बारबोसा कहाँ आया था, तो विजयनगर आया था कृष्णदेव राय के कार्यकाल में। वहीं कृष्णदेव राय के कार्यकाल को ही तेलुगु साहित्य का स्वर्णिम यानी कि क्लासिक युग भी कहा जाता है। बात करते हैं कृष्णदेव राय के निर्माण कार्यों की, तो कृष्णदेव राय द्वारा नागलपुर नगर, हजार एवं वित्तल मंदिर के निर्माण भी करवाया गया था। वहीं इसके बाद कृष्णदेव राय की मृत्यु हो जाती है। तो कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में होती है और एक महान चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आपको यह अच्छे समझ आ गया होगा, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य से सबसे अधिक जो टॉपिक पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो पूछे जाएंगे कृष्णदेव राय से। तो इसे गांठ बांध लेना और ध्यान करके याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जानते हैं अगले शासक कौन थे। इसके मान लेते हैं अगले शासक अच्युतदेव राय के बारे में। तो इनका शासनकाल 1529 से 1542 तक रहते हैं। वहीं इनके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनीज भारत आया था। ठीक है दोस्तों, एक ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि पुर्तगाली यात्री नूनीज किसके शासनकाल में भारत आया था, तो अच्युतदेव राय के कार्यकाल में वह भारत आया था या विजयनगर आया था। बात कर लेते हैं तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय की। तो यह एक निकम्मा शासक था, परंतु इसका शासनकाल की बात करें तो 1542 से 1570 तक का इसका शासन रहता है। वहीं यह तुलु वंश का अंतिम शासक होता है और इसके शासनकाल में इसका सेनापति राम राय होता है, जिसके पास ही शासन की सारी शक्तियां होती हैं। परंतु जो राम राय होता है वो साम्राज्यवादी सेनापति होता है, जिस कारण वो बहमनी साम्राज्य के 5 राज्य बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर, अहमदनगर पर फूट डालने की कोशिश करता है, परंतु यह विफल हो जाता है और बरार को छोड़कर बाकी के 4 राज्य 1565 ईस्वी में विजयनगर पर आक्रमण कर देते हैं, जिसे तालीकोट का युद्ध भी कहा जाता है। तो अब जान लेते हैं इसके युद्ध के परिणाम क्या हुए थे। 1565 में युद्ध हो जाते हैं इनके बीच। तो युद्ध का परिणाम रहता है, युद्ध के परिणाम में सेनापति राम राय की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद सदाशिव अगला शासक बनाता है तिरुमल को। तो तिरुमल अगला शासक बनता है। तो तिरुमल 1570 ईस्वी में सदाशिव की हत्या कर अरबिंदो वंश की स्थापना करता है। तो किस प्रकार हुआ, तो यहाँ पर जो शासन की सारी शक्तियां थी तुलु वंश की, वो सदाशिव किसे दे देता है, तो राम राय को दे देता है। वहीं राम राय जो होता है वो साम्राज्यवादी शासक होता है, जो कि बहमनी साम्राज्य के जो राज्य थे उन पर फूट डालने की कोशिश करता है। परंतु यह बहमनी साम्राज्य के जो राज्य थे उनके शासकों को पता चल जाता है कि यह फूट डालने की कोशिश कर रहा है, तो वो वहां पर क्या करते हैं, तो उसके खिलाफ ही विद्रोह चालू कर देते हैं। और जब युद्ध होता है तो वहां पर राम राय की मृत्यु हो जाती है। तो फिर जो सदाशिव था वो एक नया सेनापति हायर करता है, जो कि तिरुमल था, और तिरुमल ही 1570 ईस्वी में सदाशिव की हत्या कर अरबिंदु वंश की स्थापना कर लेता है। तो विजयनगर का जो अंतिम वंश था वो था अरबिंदु वंश। उसके बारे में जान लेते हैं अब। तो अरबिंदु राजवंश की बात करें तो इसमें शासक तो बहुत आए हैं, यानी कि 8 शासक हुए हैं, परंतु इनके कार्य जो हैं वो तुलु वंश से काफी कम है। लेकिन अगर बात करें अरबिंदु राजवंश की स्थापना की, तो इसकी स्थापना तिरुमल देवराय द्वारा की जाती है। किसकी हत्या कर, तो सदाशिव राय की हत्या कर की जाती है। वहीं 1565 से 1572 तक का इसका शासन रहता है। उसके बाद श्रीरंग प्रथम शासक बनता है, जो कि 1572 से 1586 तक शासन करता है। फिर वेंकट द्वितीय शासक बनता है, जो कि 1586 से 1614 तक शासन करता है। और उसके बाद श्रीरंग द्वितीय शासन में आता है, जो कि 1614 से 1617 तक शासन करता है। और 1617 से 1632 तक रामदेव अरबिंदु शासन करता है। और उसके बाद वेंकट तृतीय आता है 1632 से 1682 तक शासन 42 तक शासन करने। और उसके बाद जो अरबिंदु वंश का अंतिम शासक होता है वो होता है श्रीरंग तृतीय। तो श्रीरंग तृतीय आता है 1642 में, 1646 तक इसका शासन रहता है। और इसके बाद अरबिंदु राजवंश और विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो जाता है। बात करें अरबिंदु राजवंश, जो कि पेपरों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टॉपिक, तो इसमें इसकी स्थापना आएगा जो कि 1570 में तिरुमल द्वारा की गई थी। वहीं यह विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश हो जाता है और इसकी राजधानी पेनुगोंड
पेनुगोंडा होती है और इसका अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय होता है और इसके कार्यकाल में तंजौर, मैसूर और मदुरई स्वतंत्र होकर एक नए साम्राज्य की स्थापना करते हैं और विजयनगर साम्राज्य का पतन का कारण भी अरविंदु राजवंश ही होता है। ठीक है दोस्तों, यह 4-5 टॉपिक आने वाले हैं जहां स्थापना होती है 1570 में तिरुमल द्वारा और यह विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश होता है। वहीं इसकी राजधानी यह बदलकर पेनुगोंडा कर देता है और इसका अंतिम शासक यानी कि अरविंदु वंश का अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय होता है और इसके कार्यकाल में तंजौर, मैसूर और मदुरई स्वतंत्र होकर नए राज्य बन जाते हैं और यही कारण होता है विजयनगर साम्राज्य के पतन का। अब बात कर लेते हैं विजयनगर साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था की, क्योंकि जो भी शासक आते हैं इनकी शासन आता है तो शासन चलाने के लिए प्रशासन यानी कि नीतियों का निर्माण करने के लिए और बहुत सारी चीजें होती है विभाग में। ठीक है दोस्तों, तो उनके लिए प्रशासन की जरूरत तो होती है। तो जिस कारण विजयनगर साम्राज्य की भी खुद की एक प्रशासन व्यवस्था थी, तो यहाँ पर राजतंत्रात्मक शासन यानी कि प्रशासन व्यवस्था थी जहां पर राजा प्रमुख होता था और इसके अलावा राजा को राय की उपाधि भी दी जाती थी और जो राजा होता था वो खुद को ईश्वर तुल्य मानता था। ठीक है दोस्तों, उससे ऊपर एक ईश्वर है और ईश्वर के बाद वही है, यानी कि अगर ईश्वर डिसीजन नहीं ले पा रहा और उसके हाथ में है तो वही डिसीजन देने वाला था, यानी कि इसे राय की उपाधि दी जाती थी राजा को और वो खुद को ईश्वर तुल्य मानता था। विजयनगर साम्राज्य के कार्यकाल में 2 परिषदों का निर्माण किया गया था, जिसमें एक राज्य परिषद था और एक था मंत्री परिषद। जहां हम जानते हैं कि एक लोकसभा होता है वहीं दूसरा होता है राज्यसभा, तो उसी प्रकार यहाँ पे राज्य परिषद और मंत्री परिषद बनाया गया था। जहां राज्य परिषद का कार्य होता था राज्य परिषद की सलाह लेकर शासक नीतियां तैयार करता था। ठीक है दोस्तों, तो राज्य परिषद में कुछ लोग होंगे, 6, 7, 10, 12 लोग होंगे, तो उनकी सलाह लेकर जो शासक था वो क्या करता था, तो वो नीतियां बनाता था शासन चलाने के लिए। दोस्तों, राज्य परिषद के बाद आता था मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद राज्य परिषद से थोड़ा छोटा होता था पद में, परंतु इसकी भूमिका भी राज्य चलाने के लिए इंपॉर्टेंट होती थी। इसमें 20 सदस्य होते थे। वहीं सदस्यों की जो आयु होती थी वो 50 से 70 वर्ष के मध्य होती थी और इनका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था और इनके साथ प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और अन्य विभागीय कार्यकर्ता भी होते थे। ठीक है दोस्तों, तो 50 वर्ष से यहाँ पर हायरिंग होती थी, 70 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहता था और इसमें प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता था और इसके अलावा राज्य परिषद से छोटा होता था। वहीं जो प्रधानमंत्री का पद था वो राजा और राजा के बाद जो उसका पुत्र यानी कि युवराज बनता था उसके बाद होता था। ठीक है दोस्तों, अगर राजा शासक निष्क्रिय है यानी कि मर गया तो उसका बेटा अगर कार्य करने का योग्य होगा, नाबालिग नहीं होगा तो वो कार्य करेगा और अगर वो नाबालिग है या कुशल नहीं है तो उसके कार्य के स्थान पर प्रधानमंत्री कार्य करता था। ठीक है दोस्तों, आज जिस प्रकार हमने सल्तनत काल में जाना कि करों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, क्योंकि राजपाट चलाने के लिए जो कर लिया जाता था उसी से राजपाट चलता था, तो यहाँ भी भू राजस्व कर व्यवस्था की गई थी जिसे शिष्ट नाम से जाना जाता था। तो यह एक भूमि उपज के आधार पर लिया जाने वाला कर था जो कि उपज का 1/3 और 1/4 पार्ट लिया जाता था। परंतु 16वीं शताब्दी में सदाशिव ने नाइयों के लिए यह कर बंद कर दिया था। ठीक है दोस्तों, नाइयों की व्यवसायिक कर मुक्त कर दिया था नाइयों को। तो शिष्ट कितना लिया जाता था, तो 1/3 या 1/4 पार्ट लिया जाता था जो कि उपज के आधार पर लिया जाता था। वहीं 16वीं शताब्दी में सदाशिव राय द्वारा नाइयों की व्यवसायिक कर को मुक्ति दे दी गई थी। तो इतना ही था विजयनगर साम्राज्य में जो कि हमने पढ़ लिया। आशा करता हूं कि आपको सारा का सारा विजयनगर साम्राज्य अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छे से समझ आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में बहमनी साम्राज्य को लेकर। तब तक प्यार बनाए रखें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद जी।